काली देवरानी की हल्दी में नाची गोरी जेठानी। अच्छा, तो 5 लाख का कैश दे रही है ना आप? मेरा सचिन बेटा हीरा है, हीरा। अपने हीरे जैसे बेटे की शादी आपकी कोयल जैसी काली लड़की से तो नहीं करवा सकती ना। अब आपकी बेटी को अपना रही हूं तो थोड़ा बहुत दहेज भी बनता है। समधन जी, आप ये कैसी बात कर रही हैं? मैं अकेली 5 लाख कैसे जमा करूंगी? मेरे पास तो 2.5 लाख हैं, वो भी मैंने पाई पाई करके जोड़ा है। और पैसे कहाँ से लाऊं? देखिए जी, मैं कुछ नहीं जानती। मैंने जो कहना था कह दिया। आपको ये रिश्ता मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो जयराम जी की। अपनी कल्लो बेटी के लिए कोई और लड़का ढूंढिए जो मेरे बेटे जितना अच्छा तो नहीं होगा। आप मना मत कीजिए, मैं 5 लाख रुपए का इंतजाम कर दूंगी। ठीक है, चल पायल। दोनों माँ बेटी अपने घर चली जाती हैं। वहीं माया और सुषमा दहेज की बात सुनकर परेशान हो जाते हैं। माँ, मैंने आपको संघर्ष करते हुए देखा है। अब मेरी शादी के लिए आप इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे? आपने दहेज के लिए हाँ क्यों किया? वैसे भी दहेज देना और लेना दोनों पाप है। मुझे शादी नहीं करनी माँ, ये बहुत लालची लोग हैं। बेटा, दहेज कहाँ नहीं देना पड़ता है। दहेज तो सब अपनी बेटी के सुख सुविधा के लिए देते ही हैं। मैं भी चाहती हूं कि तू हमेशा खुश रहे। मेरी आज सांस है, कल ना हो। इससे अच्छा है तेरा सुखी संसार बनाकर चली जाऊं। मुझे रोक मत, तू शादी कर। कुछ दिन बाद सुषमा की कात्यायनी के बेटे सचिन से धूमधाम से शादी हो जाती है। माया एक बड़ा कर्जा लेकर दहेज के पैसे कात्यायनी को सौंप देती है। शादी हो जाने के बाद कात्यायनी सुषमा का गृह प्रवेश करती है तो आसपास की खड़ी औरतें सुषमा के कालेपन पर बहुत टिप्पणियां करती हैं। तभी अच्छे स्वभाव की जेठानी आंचल कहती है, आप सब लोगों ने मेरी नई देवरानी की तारीफ कर ली हो तो अपने घर जा सकते हैं। अरे आंचल बहू, तू खामखा बुरा मान गई। बुरा लगने वाली कोई बात नहीं कही। तेरी देवरानी सच में ही अमावस की काली रात है। शुक्रिया बताने के लिए अब यहाँ पर आप खड़ी रहीं तो अमावस्या की रात आप पर तांडव भी कर सकती है। बड़ी बहू, ये तो कैसे बातें कर रही है? माँ जी, मैंने गलत ही क्या कहा? वो देवरानी जी की इतनी बुराई कर रही है तो गलत क्या कह दिया? आप सब बहसबाजी बंद करोगे? मैं बहुत थक चुका हूँ। हाँ हाँ बेटा, तू अंदर जा, आराम कर। कात्यायनी की बात सुन सचिन अपने कमरे में जाता है तो उसके पीछे पीछे सुषमा भी जाती है। तभी सास उसका हाथ पकड़कर रोकती है। अरे ओ कल्लो माई, तू कहाँ चली? ये शादी की सजावट का इतना फैलावा हो रहा है, कौन समेटेगा? इसे साफ कर। जी माँ जी। माँ जी, देवरानी भी थक गई होगी, मैं कर दूंगी ये सब। पता नहीं माँ जी का बर्ताव ऐसा क्यों है। शादी करने का मन तो तभी भी नहीं था और आते ही नई बहू से काम करवा रही है। कोई बात नहीं। तुझे किसी ने बीच में टांग अड़ाने को कहा है क्या? ज्यादा ही काम करने की होड़ हो रही है तो मेरे लिए चाय बना कर ला। और भाभी, मेरे लिए मैगी बना देना, बहुत मन कर रहा है। फिर आंचल अपनी सास और नंद के लिए चाय बनाती है और नई बहू घर की साफ सफाई करती है। कुछ देर बाद वह कमरे में जाती है जहां सचिन पहले ही सो गया था। इतने में सुबह के 5 बज जाते हैं। नहा धोकर वो घर के सारे काम करती है। उसका बने हाथ का खाना खाकर पायल कहती है, ओहो, ये कैसा खाना है? इतना तेल डालते हैं क्या खाने में? आपको बनाना नहीं आता है क्या? काली कलूटी सी। क्या और काली कलूटी रोटी सेकनी नहीं आती जो अपनी तरह इन्हें भी काला करके जला कर लाई है? मुझे समझ नहीं आ रहा, रोटियां बिल्कुल ठीक से की हैं, फिर भी माँ जी और नंद जी मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हैं? माँ जी, रोटियां ठीक तो हैं। बताऊं अभी? मुझसे दोबारा जुबान लड़ाई तो अच्छा नहीं होगा। जाकर कपड़े धो, घर के सारे पर्दे चद्दर गंदी हैं। ये सुनकर सुषमा कपड़े धोने चली जाती है। जहां उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे तभी जेठानी कहती है, सुषमा, तुम माँ जी और नंद की बातों का बुरा मत मानो। धीरे धीरे तुम्हें मेरी तरह आदत पड़ जाएगी। मतलब ये कि उनका स्वभाव ही ऐसा है। पर देवर जी तुम्हारे साथ है तो किस बात की चिंता मत करो। वो ख्याल तो रखते हैं ना। अभी तक उनसे मेरी कुछ खास बात नहीं हुई है। हो जाएगी, वो बहुत अच्छे हैं। वक्त गुजरता है, दोनों देवरानी जेठानी मिलकर घर का काम संभालती थी। पर सास और नंद कभी उन्हें सुनाने से बाज नहीं आती थी। खास तौर से वो काली बहू को बहुत सुनाती थी। वहीं दूसरी तरफ सचिन काली बहू से प्यार करने लगता है। पर एक दिन जब वह पतंग उड़ा रहा होता तो तीसरी मंजिल से फिसल कर उसकी मौत हो जाती है, जिस वजह से घर के सभी लोग बहुत रोते हैं। पर कात्यायनी इन सब का जिम्मेदार सुषमा को ठहराती है।
ये इसी मनहूस काली चुड़ैल की वजह से हुआ है। ये खा गई मेरे बेटे को। आज तक उसे खरोच नहीं आई थी और शादी होते ही। नहीं नहीं माँ जी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं उनसे बहुत प्यार करती थी। ये सब इसकी वजह से हुआ है। आप इस समय ये कैसी बेतुकी बातें कर रही हैं माँ जी? अगर आपका बेटा गया तो सुषमा ने अपना पति खोया है। ये कैसे रहेगी? मनहूस कहीं की, चली जा मेरे सामने से। कात्यायनी सुषमा को बहुत उल्टा सीधा सुनाती है, लेकिन जेठानी उसे कमजोर घड़ी में संभालती है, उसका साथ देती है और एक दिन कहती है, सुषमा अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? तुम्हारी तो शादी को भी ठीक से 4 महीने नहीं हुए थे। देखो मेरी मानो तो एक नई जिंदगी शुरू करो, दूसरी शादी कर लो। दीदी आप ये क्या कह रही हैं? उनको गए हुए अभी 1 महीना हुआ है और मैं शादी कर लूं? मैं तो उनकी विधवा हूं ना। और माँ जी दीदी नहीं मानेंगी, समाज क्या कहेगा? मैं तुम्हारी बड़ी बहन की तरह सोच रही हूँ तुम्हारे लिए। मैं तुम्हें इस जेल में नहीं देख सकती। यहाँ माँ जी तुम्हें सिर्फ परेशान करेंगी। अच्छे से सोच लो। 1 हफ्ते बाद सुषमा सोच समझ कर आंचल की बात मान जाती है। आंचल यही बात अपनी सास और नंद के सामने रखती है तो वो गुस्से से बौखला जाते हैं। करम जलीस काली बहू का काला साया तुझ पर आ गया है क्या, जो ऐसी बातें कर रही है? ये मेरे बेटे की विधवा है और इसकी दूसरी शादी करनी है। क्यों? ये ऐसे ही रहेगी। हाँ भाभी, ज्यादा पागल वाली बात मत कीजिए। माँ जी प्लीज एक बार ध्यान से सोचिए। देवरानी जी की अभी ज्यादा उम्र नहीं है, उनका तो कोई बच्चा भी नहीं है जिसके सहारे वो अपनी दुनिया में जिए। आप खुद जानती हैं पापा जी के जाने के बाद आपको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा। पर आपके पास 3 बच्चे थे, सुषमा के पास वो भी नहीं है। आप उसे घुट घुट कर यूं जीने से बचा लीजिए। आप अपनी बेटी बनाकर उसकी शादी कर दीजिए तो वो खुश रहेगी। आंचल की बात सुनकर कात्यायनी और पायल को अपनी भूल का पछतावा होता है। बहू तू बिल्कुल ठीक कह रही है। अच्छा हुआ तूने मेरी आंखें खोल दी। मैं सुषमा को अपनी बेटी बनाकर विदा करूंगी अब, और मैं शादी की तैयारी करवाऊंगी। ये सुनकर घर में सब खुश हो जाते हैं और जेठानी अपनी विधवा देवरानी के लिए एक अच्छे घर का रिश्ता ढूंढती है। रिश्ता तय हो जाता है। फिर हल्दी की सजावट धूमधाम से होती है और सास नंद सुषमा के हल्दी लगाते हैं। देखना भाभी, बहुत सुंदर रंग चढ़ेगा इस हल्दी का आप पर। भगवान आपको आपकी नई जिंदगी में बहुत तरक्की दे। हाँ, अरे आंचल थोड़ा नाच गाना तो कर। जरूर माँ जी, मैंने कहा था ना तुम्हारे जीवन में खुशियां आने वाली हैं सुषमा। हल्दी लगाओ रे, तेल चढ़ाओ रे, बन्नी का गोरा बदन चमकाओ रे। ओ बल्ले बल्ले बल्ले, ओ शावा शावा शावा। बहन जी, आपने मेरी बेटी को अपना माना और उसके लिए इतना सोचा, उसके लिए बहुत शुक्रिया। अब से उसकी 1 माह नहीं 2 माह है। बेफिक्र रहें आप। थैंक यू आप दोनों का। वैसे तेरी गोरी जेठानी अकेले नहीं नाचेगी, तेरी हल्दी में मैं भी हूँ। हल्दी के नाच गाने के बाद अगले दिन मेहंदी की रस्म भी बहुत धूमधाम से होती है। फिर सुषमा कार्तिक नाम के लड़के के साथ 7 फेरे लेकर विदाई लेती है। माँ, मुझे आपकी बहुत याद आएगी। जहाँ मेरी बच्ची खुश रहे। अपनी माँ के गले नहीं लगेगी। आज देख, मुझसे जाने अनजाने में जो भी तेरे खिलाफ हुआ है उसके लिए मुझे माफ करना। बेटे के जाने से बहक गई थी। माँ जी ऐसे मत कहिए, भूल जाइए सब, पर मुझे नहीं। और आंचल दीदी, आपने तो मेरा इतना साथ दिया है। सच में आप मेरी बड़ी बहन हो। हाँ, इसलिए रोना बंद कर, वरना हम तुम्हें एक थप्पड़ मारेंगे। कार्तिक जी, मेरी छोटी बहन का ख्याल रखना। आप निश्चिंत रहिए, मैं इस दुनिया की सारी खुशी दूंगा इन्हें। इस तरह काली सुषमा अपनी गोरी जेठानी के भी गले लगकर विदा लेती है और अपने नए जीवन साथी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। आंगन में गड़े बांस के मंडप में गांव की चंदा शादी के जोड़े में संदीप के बगल में बैठी होती है। थोड़ी ही देर में चंदा और संदीप की शादी हो जाती है और विदाई का समय हो जाता है। तभी चंदा की माँ फुलवा उसके आंचल में सिंदूरदानी देते हुए कहती है, चंदा बिटिया, ई सिन्होरा है, इके संभाल के रखना, काहे कि ईमा से ही करवा चौथ के दिन मांग माँ सिंदूर भरा जात है। चंदा डबडबाई आंखों से अपनी माँ को देखते हुए भराए मन से कहती है, ठीक बा अम्मा,
तुम आपन ख्याल रखना, हम जात हैं। इसके बाद बलिया गांव की सीधी सादी चंदा बहू बनकर शहर आ जाती है, जहां सुषमा के छोटे बेटे प्रतीक की बारात भी शहरी दुल्हनिया के साथ आ जाती है और गाड़ी के अंदर से कीर्ति निकलती है, जहां सास सुषमा अपने गांव और शहरी दोनों बहू का स्वागत करती है। आओ मेरे घर की लक्ष्मियों, तुम्हारे ससुराल में तुम्हारा स्वागत है। चंदा बहू, कीर्ति बहू, इस कलश को गिराकर गृह प्रवेश करके अंदर आ जाओ। दोनों गृह प्रवेश करके अंदर आती हैं। तभी घर देखकर चंदा बड़ी खुशी के साथ कहती है, हाय दैया, सासू जी, ये तो एकदम फिल्म स्टार जैसन हाई फाई घर है। वैसे ई घर देख के हमका एक ठो गाना याद आ गया। तो फिर गा दे बहू। चंदा कमर लचका कर नाचते हुए गाती है, देखो जी देखो ई हमरा ससुराल है, देखो जी ई हमरा ससुराल है। चंदा की सास, देवर और पति मुस्कुराने लगते हैं, मगर कीर्ति चिढ़कर चंदा पर चिल्ला पड़ती है, जस्ट स्टॉप इट, छोटी बच्ची हो क्या? आते ही गवारपंती दिखाना शुरू कर दिया, गवार कहीं की। हाँ, और आप सब भी इस देहातिन की बकलोली देखकर दांत फाड़े जा रहे हैं। आई कांट बिलीव दिस प्रतीक। हमारा कमरा कहाँ है? चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। कीर्ति की बातों से चंदा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी सास सुषमा उसे समझाती है, चंदा बहू, तू कीर्ति बहू की बातों को दिल से मत लगाना, वो शहर से है ना, इसलिए जरा घमंडी मिजाज की है। ठीक बा सासू जी, हम समझ गए। ससुराल के पहले ही दिन से चंदा एक अच्छी बहू की तरह ससुराल की जिम्मेदारियां संभाल लेती है, मगर शहर से होने के चलते कीर्ति बस काम से ही जी चुराती रहती। अब देखते ही देखते कुछ ही महीनों में करवा चौथ भी आ जाता है। तभी कीर्ति अपनी सास से कहती है, मम्मी जी, करवा चौथ में बस कुछ ही दिन रह गए हैं, मैं तो बहुत खुश हूं। आफ्टर ऑल शादी के बाद ये मेरा पहला करवा चौथ है। वैसन सासू जी, करवा चौथ के लिए हम भी बहुत खुश हैं, काहे कि हम अपने सजनवा की लंबी उमरिया के खातिर व्रत जो रखी हैं। करवा चौथ के कई दिनों पहले से ही कीर्ति शॉपिंग शुरू कर देती है। मम्मी, मेरे पास आपके लिए सरप्राइज है। वैसे कीर्ति बहू, मेरे पास भी तुम दोनों के लिए एक तोहफा है। कैसन तोहफा अम्मा जी? सुषमा बड़ी ही खुशी के साथ अपनी शहरी गांव की दोनों बहू को साड़ी देती है। ये लो, ये दोनों साड़ियां तुम दोनों के लिए, करवा चौथ पर तुम यही पहनना। अरे वाह सासू जी, ये साड़ी तो बहुत बढ़िया है। चंदा को अपनी सास की दी गई साड़ी बहुत पसंद आती है, मगर कीर्ति मुंह बनाकर बोलती है, सासू माँ, आजकल के जमाने में इतनी भारी साड़ी कौन पहनता है, ये मेरा टेस्ट नहीं है। पर देवरानी जी, ये साड़ी इतना सुंदर लगता है। तुम जैसी देहातन को तो सब कुछ अच्छा लगता है, मगर मैं तुम्हारी तरह गवार थोड़ी हूं। एक काम करो, ये साड़ी तुम ही रख लो। एक बार फिर कीर्ति घमंड दिखाकर चंदा के गांव से होने के चलते उसकी बेइज्जती करके अपनी साड़ी भी उसे दे देती है। वहीं कीर्ति की इस हरकत से सुमित्रा का दिल भी बहुत दुखता है। तभी कीर्ति चंदा को ऑर्डर देते हुए कहती है, जेठानी जी, जल्दी से ये हॉल और सोफे साफ कर दो। घर में कोई आवे वाला है का देवरानी जी? चंदा के ये पूछने पर कीर्ति दांत पीसती हुई उसे झाड़ने लगती है। मेरा भेजा मत खाओ और जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, मुझे मेहंदी लगाने आने वाली है। थोड़ी देर में मोना नाम की एक मॉडर्न लड़की कीर्ति को मेहंदी लगाने आती है। हाउ मोना? ओह हेलो कीर्ति डार्लिंग, हैप्पी करवा चौथ इन एडवांस। ओह थैंक यू सो मच मोना। अच्छा सुनो, मेरे दोनों हाथों पर भरी मेहंदी लगानी है और मुझे मेहंदी ब्लाउज डिजाइन भी बनवाना है, बिकॉज ऑफ मैं करवा चौथ पर डीप नेक ब्लाउज पहनने वाली हूँ। तभी चंदा मोना को घूरती हुई टशन से कहती है, अरे रे रे देवरानी जी, आप गलती करत हो, ये परकटी का मेहंदी लगाएगी, जौने के कपार पे गिन के 4 ठो बाल हैं। इस बात से चिढ़कर कीर्ति चंदा को बहुत खरी खोटी सुनाती है। तो कौड़ी की गवार, इसे लुक कहते हैं। तुम्हें मेकअप और फैशन के बारे में क्या पता? छोटे से गांव से जो उठ कर आई हो। हाँ, ना बोलने आता है और ना ही ढंग से चलने, पूरी की पूरी गवार हो। इतना सब सुनकर चंदा अपने आंसू रोक नहीं पाती और रसोई में आती है, जहां उसकी सास सरगी का खाना बना रही होती है।
चंदा बहू, जरा ये खीर चलाती रहना, मैं भंडार घर से मेवा मखाना लेकर आती हूँ। ठीक बा सासू जी। सुबह से लेकर रात तक काम में लगे रहने के कारण चंदा को मेहंदी लगाने का भी समय नहीं मिल पाता। वह आधी रात में सिलबट्टे पर मेहंदी पीस कर लगाती है। तभी संदीप उसे प्यार जताते हुए कहता है, लाओ मेरी प्यारी सजनिया, तुम्हारे दूसरे हाथ में मेहंदी हम लगा देते हैं। वहीं प्रतीक भी कीर्ति से कहता है, अरे वाह कीर्ति, तुमने मेरे नाम की मेहंदी लगाई है, जरा मुझे भी तो दिखाओ। तभी गलती से प्रतीक से कीर्ति के हाथों की थोड़ी सी मेहंदी बिगड़ जाती है। प्रतीक, ये क्या किया तुमने? अंधे हो दिखाई नहीं देता, मेरी इतनी सुंदर मेहंदी बिगाड़ दी। अपनी बीवी कीर्ति के ऐसे बर्ताव से प्रतीक को बहुत बुरा लगता है। वहीं सुबह के 4 बजे सुषमा अपनी दोनों बहू को करवा चौथ की सरगी देती है। कीर्ति बहू, चंदा बहू, ये लो तुम दोनों की सरगी। कीर्ति सरगी लेकर खाने बैठ जाती है। वहीं चंदा अपनी सास के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। करवा चौथ के दिन चंदा तड़के सुबह उठकर ही ससुराल की साफ सफाई में जुट जाती है। देखते ही देखते शाम हो जाती है। तभी कीर्ति रोते हुए किसी को फोन लगा रही होती है। पिक अप द फोन। अरे क्या हुआ देवरानी जी, आप रोवत काहे हैं? तुमसे मतलब। कीर्ति बहू, क्या बात है? देखिए ना मम्मी जी, मैंने करवा चौथ के लिए ब्यूटी पार्लर वाली को बुक कर रखा था, मगर उसने आने से मना कर दिया। अब मैं कैसे तैयार होंगी? मुझे तो साड़ी बांधने भी नहीं आती। देवरानी जी, हम आपको तैयार किए देंगे। तुम मुझे तैयार नहीं करोगी, बल्कि गंवार बना दोगी और फिर खुद ही की की करके हंसोगी। रहने दो। अरे बहू, तू एक बार चंदा बहू को मौका तो दे। कोई चारा ना बचने के बाद कीर्ति चंदा से तैयार होने के लिए मान जाती है। चंदा गांव के हिसाब से कीर्ति का बड़ी ही बारीकी से साज श्रृंगार करती है। कुमकुम की बिंदी के साथ 16 श्रृंगार और भर मांग के सिंदूर में कीर्ति का चेहरा खूबसूरती से खिल उठता है। देवरानी जी, एक बार खुद को शीशा मां देख लीजिए। अपने गांव की जेठानी का किया गया मेकअप देखकर कीर्ति की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अरे वाह जेठानी जी, आपने तो मेरा लुक ही बदल दिया। क्या कमाल का मेकअप किया है। बस एक ठो कमी छूट गई है, तनिक ठहरिए। ये कहकर चंदा गमले में खिले हुए चमेली के ताजे फूलों को तोड़कर उसे झटपट से गूंथकर गजरा बनाकर कीर्ति के बालों में लगा देती है और थोड़ी ही देर में अपनी शादी का जोड़ा पहनकर खुद भी 16 श्रृंगार करके तैयार हो जाती है। तभी सभी सुहागन औरतें उसके आंगन में इकट्ठा हो जाती हैं, जहां चंदा सभी को करवा चौथ की कथा सुनाती है, जिसे सुनकर कीर्ति का अपने पति के साथ किया गया बुरा बर्ताव उसे याद आता है। इतने में चांद निकल आता है। कीर्ति बहू, चंदा बहू, देखो चांद निकल आया है और तुम दोनों के पति भी आ गए। चलकर व्रत खोल लो। जी माँ जी। चंदा अटूट श्रद्धा भक्ति से करवा चौथ की पूजा करती है चौथ माता, हमरी आपसे यह विनती है कि हम 7 जन्म अपने सजनवा की ही सुहागन बने। ये बोलकर चंदा अपने पति के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। हमरा पत्नी व्रत पूरा हुआ, हमको आशीर्वाद दीजिए। ये लो चंदा, ये तोहफा तुम्हारे लिए। इसके बाद कीर्ति भी करवा चौथ की पूजा करती है और जैसे ही वह अपने पति के पैर छूती है तो उसके पैरों में गिरकर रोते हुए माफी मांगने लगती है। मुझे माफ कर दो प्रतीक, मुझे तुम्हारे साथ उतनी बुरी तरीके से पेश नहीं आना चाहिए था। मेरी गलती थी, मैंने तुमसे झगड़ा किया। कीर्ति चुप हो जाओ, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। ये कहते हुए प्रतीक कीर्ति की आंसू पोंछकर उसे पानी पिलाकर उसका करवा चौथ का व्रत खुलवाता है, जिसके बाद कीर्ति चंदा से भी माफी मांगती है। चंदा दीदी, शादी के पहले दिन से ही घमंड में आकर मैंने आपकी बहुत बेइज्जती की, आपको गवार कहा, मगर आज आपकी तरह रिश्तों को साथ लेकर चलना सीखने लगी हूं मैं भी। आप दिल की बहुत अच्छी हो। हम जानत रहे देवरानी जी, तुमको अपनी गलती का एहसास होगा। हम बहुत खुश हैं, मगर अंग्रेजी माँ तुम जब हमको फटकार लगाती थी तो बड़ी गजब की लगती हो। ये सुनकर सभी मुस्कुरा देते हैं और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।